आई थिंक स्क्रीन शेयर कर देंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। ऐसे 200 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड होता क्या है। ठीक, स्टैंडर्ड का सबसे पहले हमें एक फ्रेमवर्क समझना होता है स्टैंडर्ड का, जो हमारे स्टैंडर्ड किस तरह से डिजाइन किए गए हैं। ठीक, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो दो तरह के काम करता है। आई थिंक और भी लोग हैं, एक सेकेंड, और भी लोग जुड़ रहे हैं, हमें 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। वीडियोस ऑन शुभम, कुणाल, एटलीस्ट आप लोग तो कर ही सकते हो। थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली और लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे का। सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है। ठीक, हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें फ्यूचर में क्या करना है, जब हम सीए बन जाएंगे हमें ऑडिट करना होगा एंटिटीज का। ठीक, और ऑडिट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ऑडिट के नॉलेज होना चाहिए कि हमें ऑडिट में करना क्या है, किस तरह से हम प्रैक्टिकली उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरह से हम अपना ओपिनियन देंगे। ठीक, आप सारे लोगों ने रिवीजन लेक्चर ज्वाइन किया है, तो आई होप मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज से पता है। ठीक, अगर आपको डाउट है तो आप डिटेल लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट करने जा रहे हैं सीए बनने के बाद। तो आपको क्या होगा, एक गाइडेंस की जरूरत है। आपको जरूरत है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिले। आपको जरूरत है कि आपके पास कुछ रेफरेंस हो जिसके बेसिस पे आप अपना ऑडिट अच्छे से कर पाओ। ठीक, तो इसीलिए आपको एक गाइडेंस देने के लिए कि आप अपना ऑडिट अच्छे से करो, क्योंकि आपके काम के ऊपर हजारों लोगों का भरोसा है। आपके काम के ऊपर करोड़ों लोग भरोसा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो उन लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए, उन लोगों का भरोसा मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम अच्छे से करो। और ये चीज इंश्योर करने के लिए कि काम आप अपना अच्छे से करो, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस दिया है आपको। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अगर आप करेंगे तो आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ना पड़ रहा है। ठीक, अब बात करते हैं, जो सीए होता है दो तरह के होते हैं। एक होता है सीए इन प्रैक्टिस, एक होता है सीए इन जॉब, सीए इन सर्विस। हम जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट कौन बंदा करता है, जो सीए इन प्रैक्टिस होता है। जो सीए इन जॉब है, क्या वो ऑडिट कर सकता है? वो ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में है, वो ऑलरेडी कहीं और काम कर रहा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। अगर वो ऑडिट करने के लिए हम उसको बोल देंगे तो वो क्या करेगा, जॉब भी करेगा और इधर ऑडिट भी करेगा। हो सकता है वो ऑडिट और जॉब दोनों साथ साथ करने के चक्कर में अपना काम इफेक्टिवली ना कर पाए, और हमारे काम के ऊपर तो करोड़ों लोगों का भरोसा है। हो सकता है हम उन लोगों के भरोसे को मेंटेन ना कर पाए, हम उन करोड़ों लोगों के भरोसे को कायम न रख पाए। तो इसीलिए सीए आइदर जॉब में रहो या तुम प्रैक्टिस में रहो। ठीक, तो जो सीए इन प्रैक्टिस होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। सीए इन प्रैक्टिस दो तरह के काम करता है। एक होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा होता है अदर एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पे ऑडिटर क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है कि क्या जो सब्जेक्ट मैटर है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो सही से बना है या नहीं बना है। तो मतलब एक ऐसा एंगेजमेंट जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है, जो सीएन प्रैक्टिस है, वो अपनी राय देता है। जहाँ पे ओपिनियन या कंक्लूजन्स या जहाँ पे अपनी राय इन्वॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन है एन एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस कंक्लूजन्स ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। क्यों ओपिनियन दे रहा है?
ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, जो हमारे सब्जेक्ट मैटर के यूजर्स हैं, उनका भरोसा बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने एचयूएल लिमिटेड में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक। एचयूएल लिमिटेड का मैनेजमेंट है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मुझे दे दिया कि सर आपने हमारे अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, हमने क्या किया है, एचयूएल लिमिटेड के जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उन सबको रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बना के दे दिया। अब मेरे को क्या डाउट आएगा, मुझे ये लगेगा कि जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं क्या वो सही है या नहीं है, मुझे ये डाउट रहेगा। तो इस डाउट को दूर करने के लिए मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक्चुअल आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं, या उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर जो आपने दिया है, उसे आप किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से एग्जामिन कर लो, सो दैट मैं उसके ऊपर भरोसा कर पाऊं। अगर आप उसका किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से एग्जामिनेशन करवा लोगे तो मैं आपके इस काम के ऊपर भरोसा करूंगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पार्टी को हम बोलेंगे एक्चुअल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर, एंड जो इन्वेस्टर हूं, जो मैं हूं, मुझे बोलेंगे हम इंटेंडेड यूजर्स, ठीक। तो यहाँ पे हमने तीनों को नाम दे दिया। तो क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर कर रही है, लेकिन इस सब्जेक्ट मैटर पे इंटरनेट यूजर्स है, उनको उतना भरोसा नहीं, तो ये चाहते हैं कि इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो, और अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन उसको एग्जामिन करके ये बोल दे कि ये जो सब्जेक्ट मैटर एक्चुअल ने प्रिपेयर किया है, जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है, वो सही है, तो हम इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भरोसा करेंगे, हम इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भरोसा करेंगे। इसे हम बोलेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये जो बंदा जो काम कर रहा है प्रैक्टिशनर, इस काम को हम बोलेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट। एम आई ऑडिबल टू ऑल? ठीक। राहुल, शायद आपको कहीं प्रॉब्लम है, आपको आवाज आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, एक एंगेजमेंट वेयर अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन और हिज ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। क्यों कर रहा है, टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स अदर देन दोज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट मैटर। मतलब ये इंटेंडेड यूजर्स है, दे आर अदर, मतलब वो अलग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल पार्टी अलग होता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर करता है। इंटेंडेड यूजर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सब्जेक्ट मैटर को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अब सीएन प्रैक्टिस होता है, वो दो तरह के काम करता है, एक होता है एश्योरेंस वाला, और दूसरा जहां पे कोई एश्योरेंस नहीं होता। जहां पे कोई एश्योरेंस नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अकाउंटिंग करने का काम दे दिया, जहां पे केवल आप बिल्स को अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिल्स को ओनली आप जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं, टैली में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे रिलेटेड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहे, आप जस्ट क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, आप क्या कोई राय दे रहे हैं, आप कोई राय नहीं दे रहे, इसे हम बोलेंगे रिलेटेड सर्विसेज। और दूसरा होता है एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज जहां पे आप अपनी राय देते हैं। अब एश्योरेंस सर्विसेज दो तरह की होती है, एक होता है रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, अगर उसका मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एचयूएल लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है आपको, तो उसे हम बोलेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो पास्ट का है और वो पास्ट के कुछ ट्रांजेक्शन्स को, पास्ट की सेल्स को, परचेस को, एसेट लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्चुअल आपको बोलता है कि सर मैं 2022 में एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं आपको क्या कर रहा हूं, 2022-23, 24-25, 25-26 के कुछ आगे के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले 5-6 साल में हम इतना इतना बिजनेस करेंगे, तो क्या वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन अभी हुए नहीं है, वो आगे जाके होंगे, उसे हम बोलेंगे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक। अब आप भी बताइए, ऑडिटर किस केस में ज्यादा अच्छे से एग्जामिन कर पाएगा, किस केस में ज्यादा अच्छे से बोल पाएगा कि हाँ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छे से बने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही बने हैं? ऑब्वियसली शुभम किस केस में बोल पाएगा? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही तरह से रिकॉर्ड हुए हैं, नहीं हुए, ये कैप्चर करना इजी है, रेदर देन ये जो ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं उसका तो हमें पता भी नहीं है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान किया कि हम 2023 में इतना सेल करेंगे, 1 करोड़ का सेल करेंगे, वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, उसको आप चेक कैसे करोगे? वो तो आपने बस एस्टिमेट किया बेस्ड ऑन द रिलेवेंट डेटा। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे आप कम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि जो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं हिस्टोरिकल वो सही है। तो यहाँ पे आपका जो एश्योरेंस लेवल है वो क्या होगा? लो मॉडरेट होगा। इसे हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, और यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एप्लीकेबल है। जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर आपका एश्योरेंस लेवल हाई है,
अगर आप ज्यादा अच्छे से एग्जामिन करते हैं, दो एग्जांपल लेता हूं। पहला, आपने क्या किया, हर एक आइटम को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर आइटम को अच्छे से चेक किया, सेल्स परचेस हर चीज को बिल से भी चेक किया, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी लिया, आपने हर तरह से चेक किया। तो आप क्या करें, अच्छे से चेक करोगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि हाँ मैंने यहाँ के हर एक आइटम को अच्छे से चेक किया और सभी आइटम सही है। दूसरा केस, आपने क्या किया, ओनली कुछ रेशियोज चेक किए, आपने क्या किया, कुछ रेशियोज चेक किए और जस्ट रिव्यू किया। तो सेकंड केस में आप कम कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे। हो सकता है सेकंड केस में कुछ कुछ कमियां रह जाए, कुछ कुछ गलतियां रह जाए, लेकिन फर्स्ट केस में गलती रहने के चांसेस थोड़े कम होंगे। तो पहले केस में क्या हुआ, आपका जो एश्योरेंस लेवल है वो हाई है, उसे हम बोलेंगे ऑडिट। दूसरे केस में आपका एश्योरेंस लेवल क्या है, मॉडरेट है, इसे हम बोलेंगे रिव्यू। यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल है, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एप्लीकेबल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एप्लीकेबल है, और रिलेटेड सर्विसेज में स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एप्लीकेबल है। ठीक, ये हमारा फ्रेमवर्क है, किस तरह से स्टैंडर्ड डिजाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं एसएट 200। एसएट 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो वही सबसे पहले नाम के ऊपर जाते हैं, हम किस ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं ऑडिटर कौन होता है भाई। ऑडिटर हमने समझा जो सीएन प्रैक्टिस, जो एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस देता है, कौन सा एश्योरेंस देता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, उसे हम बोलेंगे ऑडिटर, क्योंकि ऑडिट का मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ऑडिटर क्या होगा, जो बंदा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है, जो प्रैक्टिशनर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा है, उसे हम बोलेंगे ऑडिटर। इंडिपेंडेंट का मतलब जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो ऑडिट ओपिनियन दे रहा है, जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल एचयूएल लिमिटेड का मैनेजमेंट बोल रहा है कि सर एचयूएल लिमिटेड ने इतना करोड़ का प्रॉफिट कमाया, उसकी इतनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो जो ऑडिटर है उसका उस एंटिटी से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसका उस एंटिटी में ना तो कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, ना ही उस एंटिटी का उसके ऊपर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस हो, इसे हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड होता है कि वह हर तरह के इन्फ्लुएंस से फ्री है। ऑडिटर का इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड होना भी जरूरी है और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस होना भी जरूरी है। ये दो पॉइंट याद रखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, ये दोनों होना जरूरी है। उसे इंडिपेंडेंट होना भी है और इंडिपेंडेंट दिखना भी है। दिखने का मतलब कोई थर्ड पार्टी आपको देख के बोल सके हाँ ये बंदा इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि आप एचयूएल में जब ऑडिट करने जाओ तो उसके मैनेजर के साथ कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाओ। अगर ऐसे खड़े हो गए तो लगेगा कि आप दोनों में काफी अच्छे रिलेशन है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ठीक, तो हम किस ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो भी स्टैंडर्ड है, सारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, पहला कंडीशन। ठीक, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर, ये बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, वो समझने में काम आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर क्या होता है, जो भी हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का सेल किया, 5 करोड़ का परचेस किया, मैंने मिस्टर एक्स को सेल किया, वाई को सेल किया, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जब रिप्रेजेंट करते हैं, इन सभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, ये कहलाता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं, ये प्रिपेयर होते हैं बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, टू कम्युनिकेट द यूजर्स अबाउट एंटिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्ट्रक्चर्ड या प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यूज करके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके। क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे यूजर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे इन्वेस्टर्स है, हमारे बैंक से, हमारे लेंडर्स है, हमारे क्रेडिटर्स है, इन सबको हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज कितना है और हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना ट्रांजेक्शन किया जिसकी वजह से एसेट एंड लायबिलिटीज में चेंज हुआ। चेंजेस का मतलब जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए, फॉर एग्जांपल हमने सेल किया, तो सेल करने की वजह से क्या होगा, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में चेंज आ जाएगा, हमारा कैश भी बढ़ेगा, हमारा डेट भी बढ़ेगा। हमने परचेज किया तो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में हमारे ऑब्लिगेशंस में चेंज आ जाएगा, हमारा कैश कम होगा या हमारा बैंक क्रेडिट बढ़ेगा, दूसरा हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो दोनों चीज कैप्चर करना है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी क्या पोजीशन है, दूसरा ड्यूरिंग द ईयर हमारा क्या चेंज हुआ है, उन दोनों को कैप्चर करने के लिए हम फाइनेंशियल सेक्टर बना रहे हैं। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रहे हैं, बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है सर, फ्रेमवर्क क्या होता है, एक 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 फ्रेमवर्क ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे, जिसको यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेमवर्क है, इट मे बी आइदर रिक्वायर्ड बाय द लॉ रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल जो हमारे लिस्टेड एंटिटीज है उनके लिए क्या फ्रेमवर्क होता है, उनके लिए जो इंडेस है वो उनके लिए फ्रेमवर्क हो गया, उनको एज पर इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। जो बैंकिंग कंपनी है उनके लिए अलग फ्रेमवर्क होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए अलग फ्रेमवर्क होता है। हमने सुना होगा ऑडिट में आईरेक नॉर्म्स होते हैं, इनकम रिकॉग्निशन है, कंप्यूटेशन नॉर्म्स, जो बैंक्स के काम में आते हैं। ठीक, तो उनके लिए अलग फ्रेमवर्क होता है, तो ये एज पर लॉ रेगुलेशन भी डिटरमाइन होता है। दूसरा, ये जो फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इट मे बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी and objective of financial statement. It may be according to the nature of entity and objective of financial statement. For example,
जो हमारे एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए उनको बस इस चीज से मतलब होता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना डोनेशन मिला और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना चैरिटी दिया, उनका केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो उनके लिए क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उनके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये कौन लोग होते हैं भाई, मैनेजमेंट का मतलब वो लोग जो डे टू डे एक्टिविटी में लगे होते हैं, जो सेल्स करते हैं, परचेस करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। टीसीडब्ल्यूजी कौन लोग होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं, जो लोग क्या करते हैं, ये लोग एंटिटी को गाइडेंस देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी एंटिटी है उन लोगों को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनको एक रास्ता बताते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। ठीक, तो फ्रेमवर्क क्या कौन यूज करता है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फ्रेमवर्क है, इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ, इट मे बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सर मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब सर आपको क्या करना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे, कैसे बनाने थे, बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन क्या किया आपने, क्या किया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से थोड़ा डेविएशन कर लिया। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बोलता है क्लोजिंग, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो ये यूं बोल रहा है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, वो यूं बोल रहा है कि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, इट शुड बी लेसर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ऐसे ही बोलता है हमारा इंडेक्स और एस, लेकिन हमने क्या किया, उसको सेलिंग प्राइस पे वैल्यूएशन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे फाइनेंशियल, तो हमारे क्या हुआ, अमाउंट में डिफरेंस आ गया। एज पर एफआरएफ जो अमाउंट चाहिए था हमने उस अमाउंट पे वैल्यू नहीं किया, हमने किसी और अमाउंट पे वैल्यू किया, तो देयर इज डिफरेंस इन अमाउंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ एक स्टोर्स एंड स्पेस ऐसे भी हैं जो एज अ पीपीई क्लासिफाई करने थे, लेकिन हमने क्या किया, उन्हें एज अ क्लोजिंग स्टॉक, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक में डाल के रख दिया, जबकि उन्हें क्या करना था, कैपिटलाइज करना चाहिए था एज पर पीपीई। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन में चेंज कर दिया आइटम के। ठीक, एज पर एफआरएफ जो क्लासिफिकेशन था हमने उससे डेविएट कर दिया। तीसरा, एज पर एफआरएफ हमें क्लोजिंग स्टॉक का बेसिस ऑफ वैल्यूएशन प्रेजेंट करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए नोट्स अकाउंट में, क्या क्या अजम्पशंस ली है, किस तरह से हम इन्वेंटरी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये हमें प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। तो क्या सर, हमें तो ये लगता था कि केवल फ्रॉड ही मिस स्टेटमेंट है, क्या फ्रॉड ही मिस स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। फ्रॉड इज अ पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कुछ एंटिटी पे फ्रॉड कर दिया, कैश मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया, अगर मैं फ्रॉड नहीं करता तो कैश बैलेंस आता 100 रुपए, लेकिन मैंने फ्रॉड कर दिया तो उसकी वजह से कैश बैलेंस आ रहा है 90 रुपए। तो यहाँ पे एज पर एफआरएफ आपको तो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने थे और आपका कैश बैलेंस 100 रुपए आना चाहिए था, लेकिन मेरे फ्रॉड की वजह से कैश बैलेंस 90 रुपीज आ रहा है, अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रॉड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक, तो ये हमने कवर कर लिया 3 डेफिनेशन। अब समझते हैं ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, उससे रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। उसे रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों सर, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे रहा, एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब वो 100% सर्टिफाई नहीं करता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग 100% करेक्ट व्यू। वो ये नहीं बोलता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट बने हुए हैं, वो हमेशा एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी नहीं देता, हमेशा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हम इतनी काम करेंगे, हम इतनी चेकिंग करेंगे कि हम ये पता कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट ना हो। हमने डेफिनेशन पढ़ा था मिस स्टेटमेंट का, मिस स्टेटमेंट मतलब डिफरेंस होता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कुछ डेविएट किया, कुछ डिफरेंस आया अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर में। ठीक, तो अगर ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मटेरियल का मतलब क्या होता है सर, मटेरियल का मतलब ऐसा अमाउंट जिससे हमारे इंटरनेट यूजर से उसका डिसीजन अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोई एंटिटी है, उसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एज पर एफआरएफ 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 4,99,999 रुपए पे उसका वैल्यूएशन कर दिया, 1 रुपए का अमाउंट उसने कम रिकॉर्ड किया। क्या ये मटेरियल है, ये छोटे मोटे जो चीजें हैं, डेविएट तो किया उसने अमाउंट 1 रुपए का, लेकिन इतना छोटा अमाउंट है, ये क्या है, इममटीरियल है, ये इममटीरियल है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें केवल मटेरियल डिफरेंस जो है, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब जो डिफरेंस है अमाउंट, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, अगर वो मटेरियल है, केवल हमें उस मटेरियल चीजों को पता करना है।
ठीक, तो हमें क्या पता करना है, हमें ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं, इट मे बी ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड का मतलब इंटेंशनली हमने कुछ मिस स्टेटमेंट किया, एरर का मतलब गलती से हो गया, फॉर एग्जांपल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक, फ्रॉड मतलब इंटेंशनली जानबूझ के किया, जानबूझ के हमने क्लोजिंग स्टॉक को गलत वैल्यू किया। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और जब वो ऐसा रीजनेबल एश्योरेंस ले लेगा, वो एविडेंस गैदर कर लेगा कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो वो क्या करेगा, एक ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म कर पाएगा, एक एक्सप्रेस कर पाएगा एक ओपिनियन कि भाई अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हुए हैं। क्योंकि हमने क्या देखा है, अगर एफआरएफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में डिफरेंस है तो उसे हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। अगर एज पर एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है, इसका मतलब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट, समझ में आया? अगर एफआरएफ के है इसके हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, इसका मतलब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हमें क्या हर एक चीज को, हर एक मिस स्टेटमेंट को देखना है? हमें हर एक मिस स्टेटमेंट को नहीं देखना, हमें केवल मटेरियल मिस स्टेटमेंट को देखना है। हमें देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एफआरएफ की मटेरियल रेस्पेक्ट को कंप्लाई करे। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे कंप्लाई एफआरएफ इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, मतलब जो मटेरियल चीजें हैं एफआरएफ की उसको कंप्लाई करे। इमटेरियल चीजें, जैसे मैंने बोला कि 1-2 रुपए का अमाउंट में फर्क आ गया तो एक इमटेरियल डेविएशन चलता है, लेकिन मटेरियलिटी आपको डिटरमाइन करना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ को मटेरियल रेस्पेक्ट में कंप्लाई करे। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा क्या, obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement, whether due to error or fraud. And by this mean, enabling the auditor to form and express opinion that financial statements are complying with the FRF in all material respect. ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट एज पर एसएस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो हमारा एसएस 700 सीरीज है और जो भी हमारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी ऑडिट कर रहे हैं तो कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है, एज पर आपको कारो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा और कंपनीज एक्ट के तहत कुछ पॉइंट्स है उसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं तो 3CB 3CD की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को आपको ध्यान में रखकर ऑडिट करना होगा। ठीक, अब बात करते हैं ऑडिट रिस्क के बारे में। सर ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ऑडिटर ये बोल दे कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं। अगर ऑडिटर ऐसा बोल देता है तो क्या होगा, जो लाखों लोग हमारे काम पे भरोसा कर रहे हैं, जो लाखों लोग हमारे काम की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भरोसा कर रहे हैं, उनका सारा डिसीजन गलत हो जाएगा, उनके सारे डिसीजन गलत हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। और ये रिस्क क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत ओपिनियन दी। अगर हम सही से काम करते, हम ये बोल देते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, तो हमारी रिपोर्ट की वजह से शायद वो लोग गलत डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है, लेकिन ऑडिटर क्या बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर रिव्यू, वो सही से बने हैं। इसका मतलब रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इसे हम बोलेंगे ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क दो तरह का होता है, पहला होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है सर, ये होता है ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम असेस कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना % रिस्क हो सकता है, कितना % चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस स्टेटेड। ये जो उसका एस्टिमेशन है, ये जो उसका असेसमेंट है, इसे हम बोलेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। डिटेक्शन रिस्क वो अलग होता है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है सर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एन ऑडिट ऑडिटर ये असेस कर रहा है कि कितना % चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है सर, ससेप्टेबिलिटी, मतलब एक चांसेस ऑफ एन असर्शन। असर्शन का मतलब मैनेजमेंट ने आपको P&L अकाउंट बैलेंस शीट दिया, P&L एंड बैलेंस शीट दिया, मैनेजमेंट ने आपको P&L दिया, उसमें 100 रुपए की सेल आ रही है। ठीक, तो एक तरह से ये मैनेजमेंट का असर्शन है, ये मैनेजमेंट का डिक्लेरेशन है कि सर ऑडिटर हमारी 100 रुपए की सच में सेल हुई है और सेल का जो अमाउंट है वो सच में 100 ही रुपए है और ये सेल्स एग्जिस्ट कर रही है। मैनेजमेंट हमें क्या कर रहा है, बैलेंस शीट दे रहा है और बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल 1000 रुपए के क्रेडिटर्स है। तो एक तरह से मैनेजमेंट का असर्शन है, मैनेजमेंट का डिक्लेरेशन है कि हाँ हमने जो क्रेडिटर 1000 रुपए के आ रहे हैं, ये क्रेडिटर वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, ये क्रेडिटर का वैल्यूएशन वास्तव में 1000 रुपए ही है और हमने इनसे वास्तव में परचेस किया था। तो एक तरह से उनका असर्शन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी असर्शन है उसके बारे में हमें एक अंदेशा है, एक ससेप्टेबिलिटी है। ससेप्टेबिलिटी का मतलब अंदेशा कि उसमें मिस स्टेटमेंट हो सकता है। जो असर्शन है उसके अकाउंट बैलेंस में, उसके क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में और उसके डिस्क्लोजर में हमें ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो असर्शन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंट बैलेंस है, जो डिस्क्लोजर है, उसमें मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस है विदाउट कंसिडरिंग एनी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल। हमने कोई कंट्रोल नहीं लगाया,
उसके बिना कितना % चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट हो, और ये जो मिस स्टेटमेंट है वो आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली विद अदर मिस स्टेटमेंट बिकम मटेरियल। मतलब हो सकता है कि एक बड़ा अमाउंट का एक ही मिस स्टेटमेंट हो, और हो सकता है छोटे छोटे अमाउंट का एक बड़ा मिस स्टेटमेंट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सेल्स जो है वो है 1 करोड़ रुपए की, ठीक। उसमें क्या हुआ कि उसमें इनहेरेंट रिस्क हम असेस कर रहे हैं कि एक चांसेस हमें लग रहा है कि यहाँ पे 10,000 रुपए का कोई आइटम है, सॉरी मैंने एग्जांपल दिया आपको, 1 करोड़ रुपए की सेल्स दी है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि यार 10 लाख रुपए का कोई आइटम है, हमें लग रहा है कि 10 लाख रुपए तक का आइटम ऐसा है जो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक। तो एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 10% ऑफ टोटल सेल हो गया कि जो रिकॉर्ड होने से रह गया। दूसरा एग्जांपल, सर मुझे लग रहा है कि सर 100 रुपए के 10,000 आइटम है जो रिकॉर्ड होने से रह गए। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे अमाउंट है, अगर आप उसको एग्रीगेट करोगे तो वो भी 10 लाख रुपए बन गया। तो हो सकता है जो अमाउंट इंडिविजुअली भी और एग्रीगेटली भी मटेरियल हो सकता है, ठीक। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब जो उस ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर किए बिना कितना % चांसेस है कि अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर मिस स्टेटेड हो, उसे हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क। दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हो गया, सर हमने क्या किया, इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए हमारी जो एंटिटी है, एंटिटी के मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए। कंट्रोल ऑडिटर कभी नहीं रखा था, हमेशा एंटिटी उसका मैनेजमेंट लगाता है, ठीक। उन्होंने क्या कंट्रोल लगाए, कंट्रोल लगाने के बावजूद भी क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट नहीं हो पाए, या वो डिटेक्ट होके करेक्ट नहीं हो पाए, या तो उसने रोक दिया या रुकने के बाद वो करेक्ट नहीं हो पाए, जो आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटली बिकम मटेरियल, ठीक। तो ऐसे रिस्क को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल रिस्क। मतलब कितना % चांसेस है कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एंड टाइमली करेक्ट नहीं कर पाएगा, इसे हम बोलेंगे कंट्रोल रिस्क, ठीक। उसके बाद बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क। सर इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम डिटेक्शन रिस्क का। हमने 2 तरह के रिस्क पढ़ी थी, पहला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, दूसरा डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के 2 पार्ट है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है सर, अब ये बात करते हैं। ऑडिटर ने क्या किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कम करने के लिए क्या किया, उसको ये लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए उसने बहुत अच्छे से काम किया, उसने बहुत अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, उसने हर चीज को अच्छे से चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेक्ट नहीं हो पाए। मतलब ऑडिटर ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर भी कुछ मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर में रह गए, जो ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस चांसेस को, इस रिस्क को हम बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क। समझ में आई बात? तीनों चीज, इनहेरिट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये 2 क्या होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये कब चेक करता है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। डिटेक्शन इसका मतलब ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्या डिटेक्ट नहीं कर पाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट, उसे अकाउंट बैलेंस में, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन में एंड डिस्क्लोजर में, ठीक। अब एक और पॉइंट है, जो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है, इसका डिटेक्शन रिस्क के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको लगता है कि इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, हमें लगता है कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। और अगर ज्यादा काम करेगा तो चांसेस होगा कि मिस स्टेटमेंट कम छूटे। ऑब्वियसली अगर ऑडिटर ने क्या किया, फॉर एग्जांपल एक केस देता हूं कि ऑडिटर ने क्या किया, सेल्स के 100 बिल हैं, 100 बिल्स में उसने क्या किया, पूरे 100 बिल्स को चेक कर लिया। तो यहाँ पे ऑडिटर के चांसेस कम है कि कुछ गलती छूट जाए। लेकिन ऑडिटर ने क्या किया, 100 में से केवल 50 बिल को चेक किया, तो चांसेस है कि जो 50 बिल्स ने छोड़े, सैंपल बेसिस में 50 बिल चेक कर लिए, तो बाकी जो बिल्स है उसमें मिस स्टेटमेंट रहने के चांस हो जाए। तो ऑडिटर अगर ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा। तो क्या करना है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो ऑडिटर को ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, सो दैट उसका डिटेक्शन रिस्क कम हो। तो एक तरह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा हो तो उसे डिटेक्शन रिस्क कम करना होगा। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो ये हमारी की डेफिनेशंस हो गई, ठीक। अब बात करते हैं सर एसएस क्या बोलता है, एसेट ओनर्ड। एसेट ओनर्ड ये बोलता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, अब इस बारे में बात करते हैं। सर ये स्टैंडर्ड बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। क्या रिस्पांसिबिलिटी है मैनेजमेंट की, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पांसिबल ठहराया जा सकता है, नहीं ठहराया जा सकता। क्यों, क्योंकि कंट्रोल लगाना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक।
क्या मैनेजमेंट ये बोल सकता है कि सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो लिए लेकिन सही से नहीं बनाए, एज पर एफआरएफ आप चेक कर लो सर कि बने या नहीं बने? क्या वो ऐसा बोल सकता है? ऐसा नहीं बोल सकता। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एज पर एफआरएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। ऑडिट का क्या पर्पस है? टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो केवल रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं और अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हैं या नहीं बने। हम तो बस क्या कर रहे हैं? ओपिनियन दे रहे हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हैं या नहीं बने। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है सर? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। ठीक, ये इसने स्कोप बता दिया कि ऑडिटर का क्या स्कोप है और मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है ऑडिटर को क्या करने के लिए। भाई ऑडिटर, तुम्हें इस स्टैंडर्ड के तहत क्या क्या काम करने हैं। पहला, तुम्हें इथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। इथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? इथिकल रिक्वायरमेंट 5 है। पहला, इंटीग्रिटी, यानी हमेशा ईमानदार बने रहना है ऑडिटर तुम्हें। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, यानी तुम्हें क्या करना है? किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या आपको किसी भी तरह के बायसनेस से या किसी भी तरह के अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपको दूर रहना है। मतलब अपने काम में लेकर ऑब्जेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, आपको अपना काम ऑब्जेक्टिविटी के साथ करना है। तीसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब ऑडिटर तुम्हें ऑडिट के दौरान क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन मिले उन सबको कॉन्फिडेंस में रखो, उन सभी की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखो, आप उसको बाहर किसी को मत दे दो। ठीक, लेकिन दो केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड किया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट को ओवरराइड किया जा सकता है। पहला, अगर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एंटिटी में फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड का अमाउंट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा? कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होगा एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक, तो उस केस में क्या हुआ? कॉन्फिडेंशियलिटी को लॉ ने ओवरराइड कर दिया। दूसरा, आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड कर सकते हो अगर इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट। अगर लॉ भी अलाउ करता है, क्लाइंट भी बोल देता है कि हाँ आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो इस केस में भी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड कर सकते हो। तीसरा क्या होता है सर? चौथा क्या होता है सर? एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मतलब आपको क्या करना है? हमेशा प्रोफेशनली अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है और आपको अपना काम हमेशा ड्यू केयर के साथ करना है। उसके बाद आपको हमेशा प्रोफेशनली बिहेव करना है। जब भी आप बिहेव करेंगे, प्रोफेशनली बिहेव करें। तो 5 हो गए इथिकल रिक्वायरमेंट: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब सर, एक आप लोग क्या करना है? हमेशा अलर्ट रहना है, आपको हमेशा अलर्ट बने रहना है, आपको हमेशा विजिलेंट बने रहना है। मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उन सबको आप अच्छे से चेक करें। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी आप उसको बस एज इट इज एक्सेप्ट कर लें। आप हमेशा क्या बने रहेंगे? एक क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे, एक अलर्ट बने रहेंगे उन सभी सर्कमस्टांसेस के प्रति दैट में इंडिकेट मिस स्टेटमेंट। आपको क्या बने रहना है? हमेशा विजिलेंट बने रहना है टुवर्ड्स ऑल द स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होगा सर? इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एग्जांपल्स है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के? आपको क्या करना है? ये चेक करना है कि एक जगह से जो ऑडिट एविडेंस मिला है, क्या दूसरी जगह से ऑडिट एविडेंस जो मिला है, क्या उसमें कोई कंट्रडिक्शन तो नहीं? क्या वो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि सेल्स में एज पर सेल्स बिल 50 लाख की सेल्स आ रही हो, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल हमने अपने कस्टमर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया और उससे पूछा तो वो 45 लाख रुपए की सेल बता रहा हो। तो आपको दो ऑडिट एविडेंस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि क्या जो हम इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं एज ऑडिट एविडेंस, क्या वो रिलायबल है, क्या कुछ चांसेस है फ्रॉड होने के, वो आपको देख लेना है। आपको हमेशा विजिलेंट बने रहना है। ठीक, क्या आपको एडिशनल प्रोसीजर लगानी पड़ेगी? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब सर, अगर आप जो भी जजमेंट ले रहे हो, अगर आप उस जजमेंट को अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के ले रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे प्रोफेशनल जजमेंट। कहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लिए जाते हैं सर? डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। जब आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो तब भी प्रोफेशनल जजमेंट लिया जाता है। आपको ऑडिट रिस्क असेस करना है, ये भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट है। जो आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ये भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट है। आपको ये देखना है कि क्या मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम को एज अ ऑडिट एविडेंस यूज करना है या नहीं करना, ये भी आपका प्रोफेशनल जजमेंट है। जो आपको सैंपल लेना है, फॉर एग्जांपल कंपनीज की 1 लाख बिल से सेल्स के, क्या आप पूरे 1 लाख बिल को चेक करेंगे या उसमें से केवल 70%, 60% चेक करेंगे? तो ये भी आपका एक प्रोफेशनल जजमेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है सर? आपको ये बोला है स्टैंडर्ड ने कि आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। ऑडिट एविडेंस क्या होता है सर? जो हम ओपिनियन बनाएंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही
पोजीशन दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं नहीं दे रहे, इस बात तक पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑडिट एविडेंस गैदर करना होगा, आपको उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 करोड़ की सेल है तो आपको उसके बदले एविडेंस देखने होंगे कि क्या 1 करोड़ की सेल सच में हुई है। इसके बदले आपको क्या करना होगा, आपको सेल्स भी चेक करने होंगे, आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना होगा। तो ये सब क्या होगा, ऑडिट एविडेंस। तो आपको क्या करना है, ऑडिट एविडेंस गैदर करना है टू सपोर्ट योर ओपिनियन, टू सपोर्ट योर कंक्लूजन। और ये होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब सफिशिएंट इन क्वांटिटी, मतलब अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है तो कम ऑडिट एविडेंस गैदर करना होगा। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है इसका क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी के अंदर 2 चीज आती है, रिलायबल एंड रिलेवेंट। ये भी ऑडिट एविडेंस के नेचर, सोर्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से ऑडिट एविडेंस गैदर कर रहे हो तो वो ज्यादा रिलायबल है, अगर आपने इंटरनल सोर्स से ऑडिट एविडेंस गैदर किया तो वो कम रिलायबल है। अगर आप ओरिजिनल कॉपी का ऑडिट एविडेंस गैदर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल्स चेक, परचेस चेक करना है तो आपने क्या किया, एक ओरिजिनल कॉपी ली बिल की, दूसरा आपने जेरॉक्स कॉपी ली, दोनों में से क्या ज्यादा रिलायबल है, ऑब्वियसली फर्स्ट केस में जो आपने ओरिजिनल कॉपी में लिया। दूसरा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। जब तक कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक आपको स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है, आपको हर केस में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कंप्लाई करना है, सो दैट आप अपना काम अच्छे से करो। ठीक, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं आपको या स्टैंडर्ड रिलेवेंट ना हो, तो उस केस में आपको कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एंटिटी में इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है तो वहां पे SS 610 इज नॉट रेलेवेंट। अब बात करते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होता है, बहुत देर से पढ़ रहे थे सर। सर ऑडिटर क्या करता है, कभी भी 100% या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, वो हमेशा क्या देता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस देता है। क्यों, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। इसका रीजन क्या है, जो हमें ऑडिट एविडेंस मिलते हैं वो होते हैं परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। परसुएसिव का मतलब फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने हमें सेल्स दिया 100 रुपए का, 100 रुपए का बिल दिया सेल्स का, हम ये मानेंगे कि हाँ 100 रुपए की सेल्स हुई है। हो सकता है उसके पीछे जो फैक्ट है वो कुछ और हो। हमने तो क्या किया, ऑडिट एविडेंस लेकर जो सेल्स का बिल है वो लेकर ये देख लिया कि हाँ क्या इतने रुपए का P&L अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ, क्या ये सेल्स बिल है क्या प्रॉपर्ली ऑथराइज है या नहीं है, उस पर प्रॉपर्ली साइन है या नहीं है, उस पर डेट है या नहीं है, ये हमने चेक कर लिया और ये देख लिया कि क्या ये सेल्स का बिल प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ सेल्स लेजर में। ठीक, उसके पीछे जो फैक्ट है, फॉर एग्जांपल सेल्स का टाइमिंग क्या था, किस ट्रक में गया, किस पार्टी ने उस आइटम को रिसीव किया, और जो हमारा जो कस्टमर है उसने क्या उसको एक्चुअली रिसीव करके अपने स्टोरेज में रख लिया या नहीं रख लिया, ये सारे फैक्ट हमें नहीं पता होते। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी ऑडिट एविडेंस हमें मिल रहे हैं वो परसुएसिव होते हैं, हम उस बेसिस पर ये मान रहे हैं कि हाँ इतना सेल्स हुआ है, उसके पीछे जो फैक्ट्स है वो हमें नहीं पता। जो हमारा जो नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो परसुएसिव है रेदर देन कंक्लूसिव। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसलिए हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। उसके अलावा सर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका नेचर ही कुछ ऐसा है कि उसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है जो कभी भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन किया आपने किया 5%, एक्चुअली हो गया 10%, तो यहाँ पे क्या हुआ, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, इसलिए आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। सर जो हमारे ऑडिट एविडेंस है वो क्या होते हैं, परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव। हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते। सर हमारा टाइम एंड कॉस्ट वो भी लिमिटेड होता है, हमें लिमिटेड फीस दी जाती है, लिमिटेड टाइम होता है जिसके तहत हमें ऑडिट करना होता है। ठीक, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या टाइम एंड कॉस्ट को आप ढाल बना लें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 एंटिटी अपने एक्चुअल लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं मुंबई में, इसकी ब्रांच पुणे में भी है, ऑडिटर को बोला कि सर आप पुणे का ऑडिट पुणे में जाके ही करो, ऑडिटर बोले कि नहीं सर मेरी फीस कम है और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, आप ऐसा करो वहां की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाके दे दो, जस्ट मैं ऐसे ही उसका साइन कर देता हूँ। क्या वो ऐसा कर सकता है, टाइम एंड कॉस्ट को अपनी ढाल बना सकता है ऑडिट के लिए? नहीं बना सकता। ऑडिट इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए टाइम एंड कॉस्ट को अपनी ढाल नहीं बना सकता कि मैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा रहा। ठीक, तो ये आपका ऐसे 200 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है आपको?